पंचायत चुनाव पर आज भी साफ नहीं हो पाई तस्वीर। याचिकाकर्ता और सरकार ने पेश की दलीलें। कल भी जारी रहेगी सुनवाई। पंचायत चुनाव करवाने का रास्ता आज भी साफ नहीं हो पाया। आज पंचायत चुनाव में संशोधन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। मामले की याचिकाकर्ता ने आज अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि फसल बर्बाद होने से प्रदेश में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ऐसे में कर्ज किस तरह से चुकाएंगे। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कुछ राहत दे सकती है, लेकिन हर वो मांग पूरी नहीं की जा सकती जो याचिकाकर्ता चाहते हैं। जो हमारे कंटेंशंस थे रिट पिटीशन में और उसके बाद रीजॉइंडर में, हमने तमाम उस पर फोकस करते हुए हमने हमारी बात रखी है। और उसके बाद अभी PUCL के लोग कुछ असिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कल गवर्नमेंट जो है बोलेगी और गवर्नमेंट जो भी पक्ष रखेगी उसके अनुसार जो भी हमें रिप्लाई करना होगा वो हम रिप्लाई करेंगे। फिलहाल कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और कल इस मामले में फैसला आ सकता है। काबिले गौर है कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन किया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में पंचायत चुनाव से शिक्षा की शर्तों पर रोक लगाने की मांग की गई है। जो शैक्षणिक योग्यता को लेके जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर 78% जो है वो साक्षरता का दर है, उसके ऊपर हमारे एडवोकेट ने रखा कि यहाँ पे पंचायत के संदर्भ में बात करें तो साक्षरता का दर चाहिए हमें ग्रामीण क्षेत्र का, हमें दलितों के अंदर साक्षरता, अल्पसंख्यकों के अंदर साक्षरता और महिलाओं के अंदर साक्षरता। और इस पैमाने को अगर लागू किया जाए तो 50% हरियाणा के नागरिक जो है वो चुनाव लड़ने से बाहर हो जाते हैं और ये फिर लोकतंत्र की एक तरह से मजाक बनाने वाली बात है। गौरतलब है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार ने संशोधन के बिल को पारित कर दिया था, जिसके बाद शिक्षा की शर्तों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। महंगी बिजली पर सरकार ने डाली HERC के पाले में गेंद। कैबिनेट की बैठक के बाद धनखड़ बोले, हम नहीं दे सकते राहत, HERC ही तय करेगी बिजली की दरें। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बिजली के मुद्दे पर चर्चा तो हुई, लेकिन सरकार ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। देखिए, विद्युत नियामक आयोग इसका निर्णय करता है, सरकार नहीं करती है। लोग उनके सामने गए हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नियामक आयोग जो है लोगों की बात सुनते हुए राहत प्रदान करेगा। हालांकि इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया गया। साथ ही दिल्ली की भागीरथ पैलेस मार्केट को सोनीपत के राई में स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 35 एकड़ जमीन उपलब्ध करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा सरकार ने 3 शहीद परिवारों के परिजन को सरकारी नौकरी देने और नारायणगढ़ शुगर मिल को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। बागवानी विश्वविद्यालय अपने यहाँ स्थापित होने का केंद्र सरकार ने हमको जो है वो प्रस्ताव दिया था, उसकी ऑर्डिनेंस आ जाए और उसका अभी तुरंत शिलान्यास हो जाए। 50 करोड़ रुपया उसके लिए केंद्र ने हमको दिया है, बाकी राज्य सरकार खर्च करेगी। तो करनाल में मुख्य विश्वविद्यालय बनेगा और झज्जर के दैया में, अंबाला के नारायणगढ़ में और जींद जिले में 3 स्थानों पर उसके जो रीजनल सेंटर्स वो जो है विकसित करने का निर्णय ऑर्डिनेंस के माध्यम से तुरंत हो जाए, तेजी से काम हो, एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक से प्रदेश के लोगों को आस थी कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर सरकार कोई राहत देगी, लेकिन सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर अब सरकार पर विरोधी दलों के हमले और ज्यादा तेज होंगे। महंगी बिजली के बहाने हुड्डा ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन। विधायकों और सांसदों के साथ पंचकुला में शक्ति भवन के बाहर दिया धरना, मनोहर सरकार पर किए जमकर हमले। महंगी बिजली के बहाने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। बुधवार को हुड्डा ने अपने विधायकों, सांसदों और कई पूर्व मंत्रियों के साथ मिलकर पंचकुला में शक्ति भवन के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर हमले किए। हुड्डा ने कहा कि वो सरकार को जनता की जेब पर डाका नहीं डालने देंगे, फिर चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़नी पड़े। यहाँ एक एक व्यक्ति को जानता हूँ मैं, आप में शक्ति है। आप सब एक होकर अपनी आवाज बुलंद करो
तो भाई मैं दावे के साथ कहता हूं इस सरकार को हम मजबूर करेंगे अपने वादा पूरे करने। मैं कह चुका हूं, मैं एक व्यक्ति में कुछ नहीं हूं। प्रजातंत्र में लोगों की ताकत है। जितने मेरे साथी हैं, आपकी ताकत रहे तो मैं कह सकता हूं कि आपकी ताकत हुई तो आपसे वायदा कर सकता हूं इस सरकार को मैं गुठलियां चला सकता हूं। धरना बेशक महंगी बिजली के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने मंच से मनोहर सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमले बोले। कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए तीखे प्रहार किए और कहा कि बीजेपी ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये मैं समझता हूँ देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रदेश सरकार ने इतना ज्यादा बिजली का बोझ एक फैसले से नहीं डाला। 10 साल में जितना कुल बिजली का जो है भाव नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा एक फैसले ने इस सरकार ने अपने पहले साल की सालगिरह के तोहफे के रूप में हर प्रत्येक घर में पहुंचाने का काम किया। उम्मीद के मुताबिक हुड्डा के इस धरने में हरियाणा कांग्रेस के कप्तान अशोक तंवर और विधायक दल की नेता किरण चौधरी शामिल नहीं हुई। साफ है कि यह धरना बेशक सरकार के खिलाफ था, लेकिन इसके जरिए हुड्डा ने अपने विरोधियों को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। गायों को लेकर देश भर में चल रहे सियासी बवाल के बीच अनिल विज ने नई बहस छेड़ दी है। अनिल विज साहब का मानना है कि बंगाल टाइगर की जगह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अपने ट्वीट के जरिए एक नई बहस छेड़ दी है। इस बार विज का ट्वीट उस गाय पर है जिसे लेकर यूपी के दादरी से शुरू हुआ बवाल पूरे देश में सियासी महाभारत में बदल चुका है। विज ने ट्वीट किया है कि बंगाल टाइगर की जगह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मेरा ये कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत तो गाय को है। शेर तो अपनी प्रोटेक्शन काफी हद तक खुद भी कर लेता है। विज ने कहा कि आज देश भर में गाय माफिया सक्रिय हो गया है, जिसके चलते गाय के संरक्षण की आज बेहद जरूरत है। गाय जिस प्रकार से आज माफिया हिंदुस्तान में चारों तरफ सक्रिय हो गया और इस जो प्रजाति है इसको एक तरह से खतरा पैदा हो गया है, और उसको रोकने के लिए ताकि कोई इसको हाथ भी ना लगा सके, इसलिए इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। खाली बातें करने से नहीं होता। हुड्डा सरकार ने गौ कमीशन बनाया था गौ की सहायता के लिए। इन्होंने गौ का बचाने का बिल लाए विधानसभा के अंदर, परंतु आज गौ की ऐसी हालत है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कहते हैं कि सरकार 15 रुपए प्रति गौ के हिसाब से हर गौशालाओं को दे ताकि उनका चारे का इंतजाम हो, परंतु ना हुड्डा ने 10 साल में दी एक चवन्नी, ना इन्होंने एक चवन्नी दी। ऐसे बातें करने से गौ की रक्षा नहीं होती। अनिल विज कहते हैं कि इसे लेकर जहां भी जरूरत होगी वो अपनी बात उठाएंगे। बहरहाल अनिल विज के इस बयान के बाद गायों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत। बोले हर गरीब का हक हो सुरक्षित। मनोहर सरकार को दिए 10 में से 5 नंबर। जाट आरक्षण के मुद्दे पर अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने अब आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की है। चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए सैनी ने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के हर गरीब को उसका हक मिले। आरक्षण आर्थिक आधार पे चाहता हूं या जातिगत आधार पे। अगर आर्थिक आधार को वाकई सारा देश हमारा एक्सेप्ट करना चाहता है तो सबसे पहले जातिगत आरक्षण फिक्स करके उसमें क्रीमी लेयर लगाई जाए, तब जाकर के वो आर्थिक आधार पर सुनिश्चित होगा। नहीं तो अगर मेरे हाथ में, राजकुमार सैनी के हाथ में सत्ता आ जाए तो मैं भी निरंकुश होकर के सैनियों को राजनीति में उतार सकता हूँ। राजकुमार सैनी मनोहर सरकार के कामकाज पर भी बेबाकी के साथ बोले और कहा कि सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन पहले साल की परफॉर्मेंस को वो 10 में से 5 नंबर ही देंगे। आज की डेट में तो अगर हम जिस तरह 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयासरत हैं और जिस प्रकार से हम चोरी रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज की डेट में मैं 10 में से सिर्फ आधे नंबर ही दे पाऊंगा। 100% नंबर तब दूंगा जब इन बाकी की बातों को पूरा
हम करेंगे। सैनी ने यह भी कहा कि सत्ता में रहते हुए कई नेताओं ने अपनी सियासत के लिए आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस कर्मचारियों पर बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के विवादित बोल। कहा, पंजाब के समान अगर तनख्वाह चाहिए तो बेहतर है कि पंजाब चले जाएं। चंडीगढ़ में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार सैनी आरक्षण के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर खुलकर बोले। इस दौरान हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों की ओर से पंजाब के समान वेतन देने की मांग पर सैनी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल खड़ा हो सकता है। सैनी ने कहा कि जिन्हें पंजाब के समान तनख्वाह चाहिए वो बेहतर है कि पंजाब चले जाएं। समान ने जिनको ज्यादा मिले कहीं उनको वहीं निकल जाना चाहिए कि भी ठीक है, इधर नौकरी छूट दी, हमने उधर जा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैनी ने सरकारी कर्मचारियों पर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार सैनी सरकारी कर्मचारियों के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। मनोहर के मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों को रास नहीं आई सैनी की मार्किंग। बोले 5 नहीं पूरे 10 नंबर के हकदार हैं सीएम मनोहर लाल। राजकुमार जी हमारे आदरणीय सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। हरियाणा सरकार के अंदर वो बंसीलाल जी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रही हैं। अब उनका बयान किस प्रकार का है, मैंने बयान ना तो पढ़ा है ना सुना है, परंतु यदि आप पूछ ही रहे हैं इस विषय में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ 11 महीने के कार्यकाल के अंदर हमने हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के भले की बात की है। 10 में से कितने नंबर देंगे सर आप? 100% देंगे उनको। 100 से कम तो क्या, मैं तो लाख भी दे सकता हूँ, करोड़ भी दे सकता हूँ। एक व्यक्ति का राष्ट्र समर्पित जीवन है जो सवेरे 5 बजे जनता की सेवा में लगता है, रात के 12 बजे तक जन सेवा में लगा रहता है, और दूसरा जो मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे वो CLU में लगे रहते थे। इसके साथ ही सैनी की ओर से पंजाब के वेतन पर दिए गए बेतुके बयान पर बीजेपी नेताओं ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने फिर मांगा सीएम मनोहर लाल का इस्तीफा। बोले, पंजाब में पंजाबी सीएम, महाराष्ट्र में मराठी सीएम, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं है हरियाणवी सीएम? जाट नेता हवा सिंह सांगवान एक बार फिर सीएम मनोहर लाल पर जमकर बरसे हैं। बुधवार को गुड़गांव में मीडिया से बात करते हुए सांगवान ने फिर दोहराया कि वो सीएम को पाकिस्तानी कहने वाले बयान पर कायम है। सांगवान ने सवाल किया कि जब दूसरे राज्यों में उसी राज्य का मूल निवासी सूबे का मुखिया है तो फिर हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि मैं जो हरियाणवी नहीं हूँ। इससे स्पष्ट है कि वो हमारे मूल के आदमी नहीं है, और कानून भी बोलता है वो पाकिस्तानी मूल के आदमी हैं। उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने का किसी प्रकार का नैतिक सिद्धांतिक बिल्कुल जो है ना अधिकार नहीं है, और उनको अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। सांगवान की इस बयानबाजी पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी ऐतराज जता चुकी है। ऐसे में सवाल कि आखिरकार सांगवान अपने इन बेतुके बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए सांगवान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अम्बाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में विजिलेंस और पुलिस महकमे पर बरसे सीएम। कहा, बातें कम और काम ज्यादा करे विभाग। अम्बाला में कष्ट निवारण समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। उनके साथ राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एक बुजुर्ग ने सीएम के सामने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया तो सीएम खाकी के अधिकारियों पर बरस पड़े। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई और सख्त लहजे में उन्हें कार्य प्रणाली ठीक करने के आदेश दिए। आपका डिपार्टमेंट क्या लिखवा के लाया? वो मुख्यमंत्री जी के सामने वगैरह मुझे मारते हैं, कोई भी जाके लिखवा के ले आएगा। सर ये तीन ब्रदर हैं सर, 3 में से 2 ब्रदर कैंट में रहते हैं। इनकी लगभग 4 एकड़ जमीन है गांव बखनौर में। ये खुद उसमें खेती बाड़ी नहीं करते, तीनों भाई सांझे खाते में रहते हैं। वो उनका परिवार चलाते हैं, इनके बेटे का और इनकी बेटी को खर्चा देते हैं। इसकी दोबारा से जल्दी से इसकी तस्वीर करा और जो आदमी कसूरवार है उसको पकड़ा। दरअसल ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने खुद विजिलेंस जैसी जांच एजेंसी पर सवालिया निशान खड़े किए हों। वहीं अनिल विज भी इस दौरान विभागों को नसीहत देते नजर आए। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बोला हल्ला। रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, ट्रैक की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पंजाब में आज किसानों ने कई जगह प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। किसानों ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। सड़कों से रेलवे ट्रैक पर उतरे किसानों की वजह से आज कई ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई। किसानों के सरकार विरोधी प्रदर्शन में सूबे कई किसान संगठन भी शामिल हुए और किसानों के समर्थन में उनके सुर के साथ सुर मिलाते हुए मांगे पूरी करने के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आए। इन किसानों ने साफ किया है कि अगर जल्द ही उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल किसानों के इस आंदोलन से रेलवे ने 7 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 12 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। डेरा सच्चा सौदा में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में आज हाई कोर्ट में हुई है सुनवाई। सीबीआई ने अपनी तीसरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को जोरदार फटकार लगाई है। इस मामले में सीबीआई की ओर से आज तीसरी बार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सीबीआई से जांच की धीमी गति पर सवाल किया और जल्द से जल्द इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। सीबीआई की ओर से इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने के भीतर अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। नियम 134A के खिलाफ निजी स्कूलों ने तेज किया आंदोलन। कई जिलों में आज बंद रहे निजी स्कूल, सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। 134A के खिलाफ निजी स्कूलों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले करनाल के निजी स्कूल बंद रहे। इस दौरान इन स्कूल संचालकों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर किया और डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। एक दिवसीय जो है वो किया जा रहा है एक अलग अलग जिलों के अंदर, फिर जो है उसके अंदर संयुक्त रूप से पूरा हरियाणा अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। और ये केवल ये नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी टैक्स अल्टीमेटली कौन उसको सहन करेगा? वो गरीब बच्चा जो अच्छी शिक्षा के उद्देश्य से आपके प्राइवेट स्कूल में आता है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती इसलिए प्राइवेट स्कूल अस्तित्व में आए, लेकिन जो बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है, न केवल अपनी फीस दे, दूसरा जो फ्री पढ़ाना उसकी फीस दे, बस के सीसी कैमरे की फीस दे, जो है प्रॉपर्टी टैक्स की फीस दे, तो उस बच्चे का अधिकार छीना जा रहा है। दरअसल नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। पहले यह कोटा 10% था, हाल ही में सरकार ने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया है, लेकिन जिन्हें इस पर अमल करना है उन्हें यह मंजूर नहीं है। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाना साहिब में फिर गहराया गद्दी का विवाद। 2 पक्षों ने गुरुद्वारे पर जताया अपना हक। मौजूदा गद्दी नसीन महंत दिलबाग सिंह ने की सुरक्षा की मांग। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाना साहिब का विवाद फिर गहरा गया है। दरअसल हाल ही में आनंदपुर साहिब के महंत दिलबाग सिंह को औपचारिक रूप से रोहतक टिकाना साहिब की गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन दिलबाग सिंह को गद्दी नसीन करने पर गुरुद्वारे की सेवादार दलजीत कौर ने ऐतराज जताया है और जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए टिकाना साहिब की गद्दी पर अपना हक जता दिया। दलजीत कौर के मुताबिक पूर्व महंत परमजीत सिंह से उनकी शादी हुई थी, ऐसे में उनकी पत्नी होने के नाते ये हक उनका बनता है। आज से 11 साल पहले मैंने मांझी के साथ शादी करी थी और जिन लोगों ने मेरी शादी करवाई थी उन लोगों को अच्छी तरह वो जानते हैं कि मैं मांझी की बीवी हूँ। अगर शहर वासियों को, अगर संत समाज को मेरा विरोध था तो वो 11 साल पहले क्यों नहीं आए डेरे में? अगर मुझे सेवादार नहीं समझ के जो भी मेरे ऊपर मेर ममता की गई है तो वो और भी तो बहुत सारी सेवादार नहीं है, उनको भी प्लाट और कार दे देनी चाहिए थी। इसलिए मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा जो इंसाफ किया जाए और मुझे अभी इसी वक्त मुझे मेरे घर में पहुंचाया जाए। उधर मौजूदा महंत दिलबाग सिंह ने पूर्व महंत परमजीत सिंह के शादीशुदा होने की बात को खारिज करते हुए अपनी जान को खतरा बताया और डीसी से मिलकर सुरक्षा की मांग की। दरअसल 18 सितंबर को महंत परमजीत सिंह का निधन हो गया था और उसके बाद से ही लगातार गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। रेवाड़ी में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम। आरोपी की धरपकड़ के लिए पीछे लगी पुलिस। रेवाड़ी में आज दिन दिहाड़े पीएनबी में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। गांव आलमपुर में पीएनबी की ब्रांच में सरेआम कुछ बदमाश घुस गए और हथियारों के बल पर 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे। सिरसा में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा रिश्वतखोर आयकर विभाग का इंस्पेक्टर 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने सिरसा में तैनात एक एक्साइज इंस्पेक्टर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता राजेश गिल के मुताबिक वो देसी शराब का ठेकेदार है और एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात इंस्पेक्टर राम रिछपाल उससे काफी समय से मंथली देने की मांग कर रहा था और मंथली न देने पर ठेकों का चालान करने की धमकी दे रहा था। इस पूरे मामले की जानकारी उसने विजिलेंस विभाग को दी और विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए आज उसे गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया और एक पूरी योजना बनाकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में एक डॉक्टर पर लगे छेड़छाड़ के आरोप, क्लिनिक में ही काम करने वाली लड़की ने लगाए आरोप, गुस्साए लोगों ने जमकर की नर्सिंग होम में तोड़फोड़। छेड़छाड़ की एक घटना के विरोध में फरीदाबाद के क्लिनिक में जमकर बवाल हुआ। दरअसल इस क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि लड़की ने कुछ दिन पहले ही यहां पर काम करना शुरू किया था। आरोप है कि पहले दिन से ही डॉक्टर उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब लड़की ने अपनी भाभी के साथ मिलकर डॉक्टर का विरोध किया तो वो भड़क उठा और दोनों के साथ मारपीट करने लगा। बताया जाता है कि शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोग क्लिनिक में पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर सीना ने मेरे से एक नेगलेक्ट लिखवाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हर काम करना होगा। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन इनका मीनिंग ही कुछ अलग निकला। उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकतें करने की उन्होंने कोशिश की। मैंने कहा सर ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो इन्होंने मुझे 500 रुपये दिया। आंटी थी उसमें, मैंने कहा आंटी ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इसमें जितनी भी लड़कियां आती हैं वो सारी संबंध बना के जाती है। मैंने कहा आंटी ये मेरे बस की नहीं है, आपकी बस की बात है, आप करिए, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये सब काम। बहरहाल पूरा मामला पुलिस की चौखट पर पहुंच गया है। हालांकि पुलिस अभी ज्यादा कुछ कहने से बच रही है और मामले की जांच में जुटी है। रोहतक में नेकीराम कॉलेज के छात्र की हत्या का मामला गरमाया। कातिलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कॉलेज के छात्र। पावर हाउस चौक पर लगाया जाम। रोहतक के नेकीराम कॉलेज में सोमवार को दिन दिहाड़े हुई छात्र की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। करीब 48 घंटे बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज कॉलेज के छात्र बुधवार को सड़क पर उतर आए और पावर हाउस चौक पर जाम लगा दिया। दरअसल फर्स्ट ईयर के छात्र अनिल को सोमवार को उस वक्त कुछ बाहरी छात्रों ने मौत के घाट उतार दिया था जब वो कॉलेज में लाइब्रेरी के गेट पर खड़ा था। अनिल के कातिलों की तस्वीरें कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई। पलवल में बेखौफ बदमाशों का आतंक। नकाबपोश 3 बदमाशों ने पति पत्नी से लूटे 4 लाख रुपए। पलवल में आए दिन लूट की वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर पलवल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक से कुछ बदमाश 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित विजय सिंह ने बताया कि वह बैंक से 4,30,000 रुपए निकलवाकर अपनी पत्नी नैना के साथ बाइक पर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक पर बैठी पत्नी से रुपयों से भरा बैग को छीन लिया, जिससे उसकी पत्नी बाइक से नीचे गिर गई और बदमाश पैसों का बैग लेकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद ली जा रही है। कुरुक्षेत्र में नशीले पदार्थों को किया गया आग के हवाले। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी मात्रा में नष्ट किए गए नशीले पदार्थ। कुरुक्षेत्र में भी नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। तस्करी और नशीले पदार्थों की खेप का मिलना बदस्तूर जारी है। हाल ही के कुछ महीनों में पुलिस की ओर से बरामद की गई नशे की बड़ी खेप को आज करनाल रेंज के आईजी हनीफ कुरैशी की मौजूदगी में आग के हवाले किया गया। इस दौरान करीब 10 क्विंटल नशीले पदार्थों को नष्ट भी किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई जिलों में नशीले पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। डिजिटल हरियाणा की ओर बढ़ा एक और कदम। हरियाणा राजभवन की वेबसाइट हुई लॉन्च। अब एक क्लिक पर लोगों को मिलेगी राजभवन की सभी गतिविधियों की जानकारी। हरियाणा राजभवन की अब अपनी वेबसाइट शुरू हो गई है।
राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और सीएम मनोहर लाल ने आज इस वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब आम लोगों को इंटरनेट पर एक क्लिक करते ही राजभवन की सभी गतिविधियों की जानकारी मिल जाएगी। लोग भी मुझे कहते थे कि आप इतने कार्यक्रम करते हो, लेकिन आप कार्यक्रम क्या करते हो पता नहीं लगता, कहाँ से पता लगा। तो मैंने सलाह की सबसे, तो मैंने फिर इनको कहा और उन्होंने ये वेबसाइट राजभवन की, तो राजभवन जनता के सामने उपस्थित हो की जानकारी मिले। इस वेबसाइट का लोकार्पण उद्घाटन उनके ही हाथ से होना ये सर्वथा उचित है। सीएम ने कहा इस वेबसाइट के शुरू होने से हरियाणा का राजभवन सीधे प्रदेश की जनता से जुड़ गया है। इस प्रयास को इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ कि राजभवन सीधा जनता के साथ जुड़ गया, इस प्रकार से जुड़ा है। जिन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल इस वेबसाइट के शुरू होने से अब राज्यपाल के कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। पंचकुला को साफ सुथरा बनाने में जुटे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार चलाया सफाई अभियान। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज एक बार फिर पंचकुला में सफाई अभियान चलाया। धनखड़ सुबह सेक्टर 20 की मार्केट पहुंचे और यहां चलाए जा रहे सफाई अभियान में शामिल हुए। धनखड़ ने कहा कि स्वच्छ भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हर भारतीय इसे लेकर जागरूक हो और सफाई को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। धनखड़ ने कहा कि 1 नवंबर से हरियाणा अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने जा रहा है और उनकी कोशिश रहेगी इस पूरे 1 साल के दौरान हरियाणा को स्वच्छ हरियाणा बनाया जाए।